हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण पाठक अनन्या एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आधुनिक भारत के कई वीडियोस हमने आपके लिए बनाए, कई लेक्चर दिया, कई टॉपिक दिया। आज थोड़ा सा पुनः हम साइकिलिंग सिस्टम में, पहले प्राचीन मिडाइवल और आधुनिक भारत की ओर गए, भारत का स्वाधीनता संघर्ष से महत्वपूर्ण चीज़ों को मैंने शेयर किया। रही बात पूरे सिलेबस के लिए जुड़ने के लिए, आप हमारे ऑनलाइन कोर्स में जब एडमिशन लेंगे या हमारी संस्था में आएंगे तो पूरा रेगुलर कोर्स आपको मिलेगा। तो आज उस कड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। आज मैं फिर से साइकिलिंग सिस्टम में एंशिएंट की ओर चल रहा हूँ और एंशिएंट इंडिया में आपने अशोक का नाम सुना ही होगा। भारत का महानतम शासक अशोक। अशोक द्वारा यदि देखा जाए तो बड़े ही ऐतिहासिक कार्य किए गए, मानवीय कार्य किए गए, मानवीय से मतलब लोक कल्याणकारी कार्य किए गए और सबसे वेल कंट्रोल्ड अपनी प्रजा पर उस जमाने में भी बिना हथियारों के कंट्रोल स्थापित करना उसकी एक बड़ी कामयाबी है। दुनिया में इसीलिए जाना जाता है कि अपने शासनकाल में सिर्फ एक युद्ध लड़ने वाला, कलिंगा वॉर 261 बीसी में सिर्फ कलिंग उड़ीसा में सिर्फ एक युद्ध लड़ा उसने, और इसके बाद भी एक विराट साम्राज्य पर शासन किया। विराट साम्राज्य इसलिए मैं कह रहा हूं बेटा कि अशोक के अधिकार क्षेत्र में अफगानिस्तान से लेकर है ना दक्षिण भारत कर्नाटका तक सम्मिलित था। और दूसरी चीज गुजरात से लेकर पूरी तरीके से पूर्वोत्तर में बंगाल तक उसका अधिकार क्षेत्र था। तो ये इस बात का संकेत करता है कि एक विशाल साम्राज्य का मालिक था। भारतीय इतिहास में सबसे बड़े साम्राज्य का मालिक था, सर्वाधिक विस्तृत साम्राज्य भारत के परिप्रेक्ष्य में, भारतीय दृष्टिकोण से। ओके बच्चों, तो कुल मिलाकर मित्रों, इतनी बड़ी डायनेस्टी पर कैसे कंट्रोल करता था? सबसे बेहतर चीज तो भाई प्रशासन वेल मेंटेन था, प्रशासनिक कंट्रोल इसकी ए ग्रेड की थी। इसके अलावा इसका मोटिवेशन इतना तगड़ा था और जनता के साथ साथ अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर कंट्रोल इतना तगड़ा था। प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ ये जनता को भी अपने से इमोशनली जोड़ लेता था। यही इसकी सफलता की सबसे बड़ी पहचान है। और इसने अपने पब्लिक से जोड़ने के लिए या अपना मैसेज पहुंचाने के लिए तत्कालीन समय के संसाधनों का सदुपयोग किया। जैसे आज के भाई लीडर्स, या कह दो विशेषकर मैं इंडिया के पीएम की बात करूं, जैसे नरेंद्र मोदी पब्लिक से जुड़ने के लिए मन की बात के द्वारा अपनी बात कहते हैं और सुनने का प्रयास करते हैं, है ना। सुनते कम है, कहते ज्यादा हैं, है ना। तो ऐसे ही अशोक अपनी बात कहने के लिए अभिलेखों का सहारा लिया, एडिक्टों का सहारा लिया कि अभिलेख द्वारा मैं अपनी बात जनता तक पहुंचाऊंगा, है ना दोस्तों। तो क्योंकि उस जमाने में और कोई रास्ता ही नहीं था इतनी बड़ी मॉब को अपने विचारों से अवगत कराना। तो अभिलेख, है ना। तो अभिलेख है क्या? अभिलेख होता क्या है? अभिलेख साक्ष्य को कहते हैं। अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए, एडिक्ट, ये साक्ष्य हैं। और अशोक के अभिलेख कई प्रारूपों में 5 मिले हैं। तो 5 प्रारूप में प्राप्त हुए, 5
प्रारूप में प्राप्त तो हुए हैं। कौन कौन से 5 ऐसे प्रारूप हैं? अब समझिए बात को, है ना। ये है वृहद शिलालेख। वृहद शिलालेख माने मेजर रॉक एडिक्ट। फिर लघु शिलालेख माइनर रॉक एडिक्ट, लघु शिलालेख। फिर आइए बृहद स्तंभ लेख माने पिलर एडिक्ट, बृहद स्तंभ लेख। फिर लघु स्तंभ लेख। तो शिलालेख और स्तंभ लेख ये दोनों बड़े और छोटे में प्राप्त हुए हैं, वन लाइनर और कई लाइनर। और फिर 5वां इसका जो प्रारूप है वो है गुहा लेख। गुहा लेख मीन्स केव एडिक्ट। तो ये कुल मिलाकर मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जो अभिलेखों के प्रारूप हैं वो शिलालेखों के रूप में हैं, लघु शिलालेखों के रूप में हैं, बृहद स्तंभ लेखों के रूप में हैं, लघु स्तंभ लेखों के रूप में हैं और गुहा लेखों के रूप में हैं। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो अभिलेख हैं अशोक के, इनकी अगर संख्या पूछी जाए तो संख्या लगभग इनकी 40 प्लस है, 40 से ज्यादा है। अब बृहद शिलालेखों में अशोक ने क्या कहा? प्रशासनिक नीतियों और धम्म की बात की। किसकी बात की है भैया? प्रशासनिक नीतियों और धम्म की बात की थी। माने इसमें किस बात का उल्लेख है? इसका संबंध किससे? संबंध प्रशासनिक एवं धम्म नीति। धम्म से यहां धर्म से, धम्म नीति। ठीक है बेटा। अब जब हम उसके लघु शिलालेखों की बात करते हैं तो लघु शिलालेखों में अशोक के व्यक्तिगत जीवन का वर्णन है। लघु शिलालेखों में अशोक के व्यक्तिगत जीवन का उल्लेख, ठीक है। और बृहद स्तंभ लेख में राजकीय घोषणाएं हैं। क्या है? राजकीय घोषणाएं, ठीक है। लघु स्तंभ लेखों में भी राजकीय आदेश है, राजकीय आदेश है एवं व्यक्तिगत जानकारी। इसमें भी व्यक्तिगत जानकारी। यहां राजकीय घोषणाओं के साथ साथ धम्म का परिचय भी दिया गया। तो कहने का तात्पर्य है बेटा, अच्छा गुहा लेखों में क्या है? धम्मदान, धम्मदान। अन्य धर्मों के लिए सुविधाएं। तो ये अशोक के अभिलेख हैं, 5 प्रारूप में बटे हैं। एक में प्रशासन और धम्म नीतियों का उल्लेख है, एक में व्यक्तिगत जीवन की जानकारी है, एक में राजकीय घोषणाएं और धम्म का परिचय देना है। धम्म क्या है? जैसे दूसरे स्तंभ लेख में कहता,
तो लघु स्तंभ लेखों में राजकीय आदेश होता है कि यह करना चाहिए, वहां पे ये करना चाहिए। और गुहा लेख में विभिन्न धार्मिक संप्रदायों के लोगों के लिए निवास स्थान के रूप में इसकी माने बात करता है। तो उसमें कुछ धम्म नीतियों का भी वह चर्चा करता है कि आपको इस तरीके से कार्य करना है। तो बेटा ये कुल मिला करके ये आप ध्यान दीजिए, ये अशोक के अभिलेख की सामान्य जानकारी है ना। अब हम चलेंगे कि सबसे पहले किसने खोजा, ठीक है। तो पूरी माने प्रोबेबिलिटी है कि आपको ये चीजें पूरी की पूरी समझ में आ गई होंगी। अब अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने खोजा, अब इसकी जानकारी हमें आपको देनी है। ठीक है। तो देखिए अशोक के अभिलेखों की सर्वप्रथम जानकारी मैंने सबसे पहले किसने खोजा, इसकी मैं बात अब आपसे करने जा रहा हूं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम बार 1750 एडी में 1750 एडी में टी फैंथेलर महोदय ने खोजा था, है ना। टी फैंथेलर ने सबसे पहले खोजा था। किस अभिलेख को खोजा था? इनके द्वारा खोजा गया जो प्रथम अभिलेख था वो कौन सा? प्रथम अभिलेख है दिल्ली मेरठ स्तंभलेख। दिल्ली मेरठ स्तंभलेख पहला खोजा गया, ठीक है। और तत्पश्चात इनके अभिलेखों की संख्या बढ़ती चली गई। खोजने वालों की पूरी लिस्ट है, वन बाय वन उसको मैं आपको बताऊंगा। पहले एक सामान्य जानकारी आपको यहां देनी बड़ी जरूरी थी कि जिसके माध्यम से आप इसको समझ पाएं। और देखिए जब खोज लिया गया तो भारतीय पुरातत्व के पितामह, भारतीय पुरातत्व के पितामह एलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने खोजे गए अभिलेखों को 1879 एडी में 1879 एडी में, है ना, इसको प्रकाशित किया था। कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम, कॉर्पस, है ना, कॉर्पस नाम है माने कलेक्शन का, इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नाम से प्रकाशित
किया गया था। ठीक है, तो ध्यान से समझिए, अशोक के अभिलेखों की पूरी एक लिस्ट बनाकर जो है ये अलेक्जेंडर कनिंघम साहब ने कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नाम से 1879 में प्रकाशित किया था। एक और विलक्षण जानकारी मैं आपको देना चाहता हूं यहां पर, जो माने बहुत से ऐसे इतिहासकार हैं जो अशोक के एडिक्ट को ही प्रूफ मान लिए, माने साहित्य का सहारा ही नहीं लिया, क्योंकि वैसे भी एडिक्ट बड़े ही माने ट्रू माने जाते हैं, सत्य माने जाते हैं, और सत्य के आगे किसी की चलती वलती नहीं है, है ना। तो ये बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसी के आधार पर कई इतिहासकारों ने अशोक का इतिहास लेखन का प्रयास किया। तो एक है D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर, भंडारकर महोदय ने अशोक के संपूर्ण इतिहास को अभिलेखों के आधार पर ही लिखने का प्रयास किया। कई बार क्वेश्चन आया है, लिखने का प्रयास किया। ठीक है, तो कौन सा ऐसा विद्वान है जिसने अशोक के अभिलेखों के आधार पर उसका पूरा का पूरा शासन और जीवन परिचय लिखने का प्रयास किया? तो वो है D.R. भंडारकर महोदय। और सुनिए, भारतीय पुरातत्व के पितामह अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1879 तक जितने भी खोज लिए गए थे एडिक्ट, उनका एक पूरा सीरीज बनाकर कॉर्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नाम से प्रकाशित किया था। इससे अशोक के बारे में, इस भारतीय राजा के बारे में वैश्विक लेवल पर पहचान मिली, और तत्पश्चात अशोक में इंटरेस्ट लोगों का जगता चला गया, और अंततः इसी के पश्चात अशोक दुनिया की महानतम शासकों की श्रेणी में आया। सीजर, फेडरिक वगैरह से इसकी जो है तुलना की जाने लगी। हालांकि आगे चल के अलाउद्दीन खिलजी की भी तुलना इसी प्रकार से होती है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बातें थी, तो जो मैंने आपको शेयर करने का प्रयास किया। अब देखिए, अब अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला कौन सबसे पहले था, यह सबसे पहले समझ लिया जाए कि अशोक के अभिलेखों को लिखा किसने। तो इनके लेखकों का स्पष्ट उल्लेख नहीं है, है ना। किसने लिखा ये स्पष्ट जानकारी नहीं है। हाँ, दक्षिण भारत के कुछ लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं दक्षिण भारत के, है ना। तो जिसमें यह जानकारी मिली है कि इसको कोई चापड़ नामक व्यक्ति ने, विद्वान ने उत्कीर्ण कराया था। तो अशोक का कोई संभवतः चापड़ नामक स्थानीय विद्वान था कि जिसने अशोक के दक्षिण भारतीय अभिलेखों को लिखने का प्रयास किया। तो आइए, अशोक के अधिकांश अभिलेखों के उत्कीर्णकर्ता की कोई जानकारी नहीं है। परंतु कुछ दक्षिण भारतीय अभिलेखों, अभिलेख माने लघु शिलालेख समझ लो इसको। अभिलेख तो है, ये सारे अभिलेख होते हैं। लघु शिलालेखों जैसे मैं कुछ नाम में लिख रहा हूं, ब्रह्मगिरी जटिंग रमेश्वर, ब्रह्मगिरी जटिंग
रामेश्वर, है ना, ब्रह्मगिरी, जटिंग रामेश्वर, सिद्धपुर सेकेंड, सिद्धपुर द्वितीय, अभिलेखों में चापड़ नामक विद्वान का उल्लेख प्राप्त हुआ है। तो ये बताता है कि शायद ये विद्वान जो है ना, ये विद्वान चापड़ शायद इन ब्रह्मगिरी, जटिंग रामेश्वर और सिद्धपुर द्वितीय अभिलेखों का उत्कीर्ण करता रहा हो, लेकिन अन्य का कौन था इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो इससे यह क्लियर हुआ कि अशोक के उत्कीर्णकर्ता निश्चित कोई न कोई विद्वान रहे होंगे। ये एक अलग प्रक्रिया है कि उसकी जानकारी स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं हो पाई। तो ये बच्चों, ये जानकारी आपको मैंने दिया। अब देखिए, अब इसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूं कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम बार किसने पढ़ा, है ना। तो ये चीजें यहां से हटाता हूं, ठीक है बेटा। तो अशोक एक महानतम रूलर है। अब ये कैसे पता चला, तो इसके अभिलेखों से पता चला। अब अभी तो अभिलेखों की सामान्य जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, इसके पश्चात अभिलेखों में उत्कीर्ण क्या है, कौन कौन सी चीजें उसमें हैं, ये एग्जाम में इससे लेकर, इस जो पढ़ा रहा हूं इससे लेकर आगामी जो पूरे एडिक्टियल माने प्रमाण हैं उसमें क्या लिखा है, ये सब की जानकारी आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है ना। तो देखिए, पढ़ने के लिए तो कई लोगों ने दावा किया, लेकिन सबसे पहले पढ़ने का प्रयास ब्राह्मी लिपि वाला अभिलेख जो प्राकृत भाषा में लिखा हुआ था उसे पढ़ने में सफलता प्राप्त की। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम बार 1837 एडी में जेम्स प्रिंसेप महोदय ने पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। अब पहले यह जाना जाए कि किस अभिलेख को पढ़ा था जेम्स ने। प्रथम अभिलेख जिसे पढ़ा गया वो कौन सा, वो है दिल्ली टोपरा हरियाणा वाला, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। यही सबसे पहले पढ़ने में सफलता पाई गई। इसकी लिपि क्या थी, इसकी लिपि एवं भाषा। तो इसकी लिपि एवं भाषा की जब मैं बात करता हूं बेटा, तो लिपि इसकी ब्राह्मी थी और भाषा इसकी प्राकृत, या इसे ही कहते हैं अर्धमागधी, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, लिपि एवं भाषा इसकी अर्धमागधी थी। अब यहां ये भी जान लो जेम्स प्रिंसेप था कौन, है ना। तो कोलकाता की टकसाल समझते हो ना, मुद्रा छपाई केंद्र, कोलकाता की टकसाल का अधिकारी, और इसकी एक और पदवी थी, कोलकाता स्थित
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का सदस्य भी आता है ना। बंगाल का सदस्य क्या ना, सचिव, सचिव पदधारी था, है ना। तो ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दी बेटा कि हु इज द जेम्स प्रिंसेप और किसे पढ़ा सबसे पहले। तो ये सामान्य जानकारी थी। एक ये बृहद प्लेटफॉर्म है, इस तरीके से इससे निश्चित ही यदि अशोक के अभिलेख से कोई क्वेश्चन बनेगा तो यहां आप कभी इस डेटा को जानकर कभी जीवन में गलती नहीं करेंगे, आजीवन गलती नहीं करेंगे। बस इस वीडियो को बार बार, बस आपकी एक नैतिक जिम्मेदारी है, आप पढ़ें तो औरों तक पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि मार्केट में या यूट्यूब चैनलों पर न जाने कितनी विसंगतियां हैं और न जाने कैसे कैसे लोगों ने ज्ञान फैला रखा है, जिससे बच्चों का ढेर सारा नुकसान हो रहा है। हम लोगों के पास लगातार मैसेज आते हैं कि सर आपने तो ये पढ़ा दिया, ऐसा है। तो हम तो पढ़ाते हैं, कैसा पढ़ाते हैं ये हमें प्रमाण देने की जरूरत नहीं, हमारे सफल बच्चे ही हमारे बारे में बताते हैं। बेटा लगातार सफलता का पर्याय ये हमारी अनन्या एकेडमी है और इसमें कोई भी मैंने ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती हैं जो ऑथेंटिक ना हो। तो ये हमारा वीडियो बेटा जितना ज़बरदस्त रूप से जेआरएफ नेट के लिए काम करेगा, मैंने यूजीसी के लिए, उतना ही असिस्टेंट प्रोफेसर, उतना ही पीजीटी के लिए, और टीजीटी तो उसमें खैर डूब ही जाएगा। तो आज यहीं तक। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।